आजाद बोल इंडिया में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद और आप देख रहे हैं रात 10 बजे का स्पेशल शो दुनिया भर की खबरें। इस बुलेटिन में हम आपको आज दुनिया भर में क्या कुछ कहां कहां हुआ इसकी पूरी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया की खबरों का ये सफर जिसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा। सबसे पहली खबर यह है कि लगातार झूठ बोलने वाले इजराइल को बड़ा झटका लगा है और उसे दुनिया के सामने ख्वार होना पड़ा है, शर्मिंदा होना पड़ा है। दरअसल जर्मनी ने गाजा को मदद भेजने का ऐलान कर दिया है। जर्मनी ने कहा है कि वो गाजा में ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाने वाली यूनाइटेड नेशन की एजेंसी UNRWA को फिर से फंड देना शुरू करेगा। आपको याद होगा साथियों कि इजराइल ने इल्जाम लगाया था कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमास के हमले में इस एजेंसी के मेंबर भी शामिल थे। इसके बाद क्या हुआ? इजराइल का हमदर्द अमेरिका फौरन एक्शन में आया और फिर दुनिया के कई मुल्कों ने UNRWA को फंड करना रोक दिया। बोले गजा के लिए तो हम फंड नहीं देंगे। अब एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में यह पता चला कि इजराइल ने अपने इल्जामों को साबित करने के लिए कोई सबूत दिए ही नहीं। अब सबूत देते भी कहां से? झूठ के कोई सबूत थोड़ी ना होते हैं। सच होता है तो बताया जाता है कि ये देखो, यहां देखो, फलाना देखो। इस इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के आने के बाद जर्मनी ने फिर से गाजा के लिए मदद जारी करने का फैसला लिया है। वहीं स्वीडन, कनाडा, जापान इन समेत कई बड़े मुल्क पहले से ही UNRWA को गाजा के लिए मदद देना शुरू कर चुके हैं। शायद उन्हें रिपोर्ट आने से पहले ही इजराइल की मक्कारी का अंदाजा हो गया था, उसका झूठ पता चल गया था। इजराइल के इल्जामों के बाद इन मुल्कों ने भी मदद भेजना बंद कर दिया था। पहले गजा की कुल $450 मिलियन की फंडिंग रोक दी गई थी। अब इस एड के रिलीज हो जाने से क्या होगा? गजा के लोगों को रोटी मिल सकेगी, राशन मिल सकेगा, दवाइयां मिल सकेंगी, बच्चों को किताबें और कपड़े मिल सकेंगे। हालांकि अमेरिका और ब्रिटेन बड़े मुल्क हैं, इन्होंने अभी भी UNRWA के लिए फंड रोके हुए हैं। गजा में UN की ये एजेंसी UNRWA सबसे ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन वर्क करती है, लोगों की मदद के काम करती है, इंसानी लोगों के जो इंसान हैं उनके लिए खाने राशन का काम करती है। इजराइल को ये खटकती थी, वो ये नहीं चाहते कि इजराइल नहीं चाहता या उनकी हुकूमत नहीं चाहती कि गजा के बच्चे पढ़ें, उन्हें रोटी मिले या फिर उनकी फलाह बहबूदी के लिए कोई काम हो सके, ये कहा जाता है। खैर बढ़ते हैं आगे। अमेरिका के सदर, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, उन्होंने ये कहा है कि हम 1 हफ्ते के अंदर ही यूक्रेन को अमेरिकी हथियार और इक्विपमेंट्स मुहैया करवा देंगे। घबराने की बात नहीं है, तुम लड़ते रहो, हम हैं, झेलो, हम हैं। पिछले हफ्ते ही अमेरिकी सीनेट ने यूक्रेन को $61 अरब की मदद देने से जुड़े हुए एक कानून को मंजूरी दी थी। अमेरिकी कांग्रेस में इस मुद्दे पर पिछले 6 महीनों से बहुत ज्यादा टेंशन्स थी, खिच्चू मचा हुआ था, कोई इधर कोई उधर। हालांकि जब वोटिंग हुई सीनेट में तो यूक्रेन के लिए राहत पैकेज को मंजूरी मिल ही गई। कुछ घंटों पहले वोटिंग हुई। माना यह जा रहा है कि जो बाइडेन इस प्रपोजल पर कभी भी साइन कर सकते हैं और मदद यूक्रेन को मिल सकती है। इस प्रपोजल पर इजराइल और ताइवान के लिए भी अरबों डॉलर की मदद देने के लिए एक पेशकश है और वो मदद इजराइल को भी मिलेगी, ताइवान को भी। बाइडेन ने कहा है कि ये राहत पैकेज ये दिखाता है कि अमेरिका जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ मजबूती से खड़ा है। दोस्तों, आप चाहें तो इस बात पर पेट पर हाथ रखकर हंस सकते हैं। एक अमेरिका का सदर जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ खड़ा होने की बात कर रहा है। अगर ऐसा है, सच में है, जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ अमेरिका है, तो उसे गजा क्यों नहीं नजर आता? 34,000 लोग मार दिए गए। यूक्रेन में कितने मारे गए, ताइवान में कितने मारे गए। यूक्रेन में एक जगह कुछ हो गया था तो आपको याद होगा, पुतिन को वॉर क्रिमिनल कह दिया गया था। 34,000 लोग मार दिए गए गजा में और अब तक मदद का पैकेज दिया जा रहा है इजराइल को। बढ़ते आगे। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी पाकिस्तान का दौरा खत्म कर श्रीलंका पहुंच चुके हैं। 22 अप्रैल से शुरू हुए पाकिस्तान के दौरे में इब्राहिम रईसी इस्लामाबाद, कराची और लाहौर गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि दुनिया की कोई ताकत हम दोनों मुल्कों को, ईरान और पाकिस्तान को और उसके बीच के रिश्तों को लेकर नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये अमेरिका को सीधा पैगाम था, क्योंकि अमेरिका बहुत बिलबिलाया हुआ है। दोनों के बीच इस दौरान व्यापार से जुड़े कई मुद्दों पर सहमति बनी। अमेरिका ने पाकिस्तान से इसके बाद कहा कि ईरान के साथ तुम अपने बिजनेस ताल्लुकात बढ़ा रहे हो,
बढ़ाने से पहले बैंड्स को, सैंक्शंस को याद कर लो, हमने ईरान पे भी लगाए, तुम भी आ सकते हो निशाने पर। अपने पाकिस्तान दौरे की शुरुआत में इब्राहिम रईसी ने कहा कि उनका इरादा पाकिस्तान और ईरान के बीच व्यापारिक रिश्तों को अगले 5 सालों में सालाना $10 बिलियन तक पहुंचाने का है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ईरान के इजराइल पर मिसाइल दागने और इजराइल की जवाबी कार्रवाई के बाद ये दोनों मुसलमान पड़ोसी अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश में लगे हैं। आपको याद होगा साल 2022 में दोनों के बीच व्यापार $1.5 अरब का था, जो बीते साल 38% बढ़ गया, यानी रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। ईरान की कुल एक्सपोर्ट में पाकिस्तान का हिस्सा करीबन 4.2% है। ये बड़ा हिस्सा है एक अकेले मुल्क के एतबार से। ईरान पेट्रोलियम गैस, बिजली, पेट्रोलियम कोक जैसी कई चीज़ें पाकिस्तान को बेचता है, एक्सपोर्ट करता है। उधर पाकिस्तान लोहे की पाइपें और मेडिकल इक्विपमेंट्स ईरान को एक्सपोर्ट करता है, बेचता है। तो ये दोनों के बीच रिश्ता है और दोनों के बीच व्यापारिक रिश्ता है। लेकिन इस बीच याद रखिएगा, मैं आपको एक इशारा दे रहा हूँ, एक मुस्लिम ब्लॉक बन रहा है, एक मुस्लिम ब्लॉक बन रहा है। ये ईरान, अफगानिस्तान, आप कहेंगे ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बहुत टेंशन में कह रहा हूँ, बन रहा है सर। इसे आप बारीकी से देखिएगा, समझिएगा, परखिएगा। ईरान चूंकि, पाकिस्तान चूंकि अमेरिका की तरफ ज़्यादा था, अब ईरान उसे अपनी तरफ खींच कर ला रहा है। गैस पाइपलाइन आएगी, अमेरिका इस बात को समझ रहा है, इसीलिए खींचा रहा है। नज़र रखिएगा, मैं आपको बड़ी डिटेल्स में एक शो बताऊँगा। बढ़ते आगे। रूस के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर हैं तिमोर इवानोव, इन्हें फेडरल सिक्योरिटी सर्विस यानी एफएसबी ने रिश्वत देते हुए गिरफ्तार किया है। उन्हें 23 अप्रैल को पकड़ा गया था। आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 23 जून तक उन्हें कस्टडी में रखने का हुक्म सुनाया है। बीबीसी की रिपोर्ट बताती है कि इवानोव पर साल 2022 में रूस और यूक्रेन की जंग के दौरान करप्शन के इल्जाम भी लगे हैं। आज इवानोव को मॉस्को के बासमनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया गया था। याद रखिएगा, इवानोव राष्ट्रपति पुतिन के बड़े करीबी हैं। इवानोव पर फैसला सुनाते हुए आज कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसियों का मानना है कि उन्होंने तीसरी पार्टी के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ एक साजिश रची। अगर अब उन पर ये तमाम इल्जाम साबित होते हैं तो उन्हें 15 साल की जेल होगी। हालांकि इवानोव का कहना है कि वो बेकसूर हैं। और अब एक बड़ी अजीब और आंखों से सच्चाई को नकार देने वाली खबर सुनिए। मतलब कोई अगर आंखों से सच को देख रहा हो, आंखों से मक्खी निगल लेने वाली कहावत सुनिए, वही है, देखते हुए मक्खी निगल लेना। असल में फिलिस्तीनी इलाकों के लिए यूनाइटेड नेशंस के जो ह्यूमन राइट्स दफ्तर हैं, उसके चीफ ने यह कहा है कि उन्होंने गजा के नासिर अस्पताल में मिली लाशों के हाथों में या हाथों के बंधे होने के पुख्ता सबूत नहीं देखे कि हाथों में हथकड़ी लगी हो या प्लास्टिक से बंधे हुए किसी से। दुनिया ने देखे, उन्होंने देखे। बीबीसी से बात करते हुए मिस्टर अजीत संघे ने कहा कि उन्होंने हाथ बंधे हुए शवों की तस्वीरों को जरूर देखा है, लेकिन सिर्फ इससे इस स्तर के सबूत नहीं मिलते जिनके बेस पर यूनाइटेड नेशंस ये कह सके कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है। पैलेस्टाइन सिविल डिफेंस एजेंसियों का कहना है कि उन्होंने गाजा के खान यूनिस इलाके के नासिर अस्पताल से 300 से ज़्यादा लाशें बरामद की हैं। इन लाशों को एक मास ग्रेव में, एक सामूहिक कब्र में दफनाया गया था, एक साथ कई लोगों को। नासिर अस्पताल की घेराबंदी के बाद इजरायली मिलिट्री फोर्सेस ने इस पर कब्जा कर लिया था। इजरायली फोर्सेस के यहाँ से जाने के बाद अस्पताल के प्रीमाइसेस में एक सामूहिक कब्र में ये लाशें मिली। फिलिस्तीनियों ने इजराइल पर वॉर क्राइम के इल्ज़ाम लगाए हैं। वहीं इजराइल ने इन तमाम इल्ज़ामों को खारिज किया है और कहा है कि इजरायली फोर्सेस ने कुछ भी गलत नहीं किया है। 34,000 लोग तो हंसते हंसते मर गए हैं, कुछ गलत थोड़ी ना किया। इजराइल ने कभी कुछ गलत नहीं किया। इजराइल ने ना ही कोई ज़मीन कब्जाई, कुछ गलत नहीं किया। इसी वजह से तो उसे दुनिया के कई मुल्क रिकॉग्नाइज नहीं करते, कुछ गलत नहीं किया है ना। बढ़ते आगे। फिलिस्तीनी इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट हमास के एक सीनियर मेंबर ने एक बड़ा खुलासा करते हुए ये बताया है कि इजरायली आर्मी के 30 जनरल और हाई रैंकिंग ऑफिसर्स हमास के कब्जे में हैं।
अल अरबी अल जदीद न्यूज़पेपर को दिए इंटरव्यू में हमास के सीनियर मेंबर ने दावा किया कि इन 30 लोगों के बारे में इजरायली आर्मी अपनी आवाम को लगातार गलत जानकारी देती आई है। हमास के मुताबिक इन सभी को 7 अक्टूबर 2023 के दिन हुए हमले में इजराइल में बने मिलिट्री हेडक्वार्टर्स दूसरी सेंसिटिव सिक्योरिटी साइट से कैद किया गया था। ये सभी इजरायली आर्मी और शिन बेत के बहुत ही बड़े अफसर हैं, अहम अफसर हैं, और इसीलिए नेतन्याहू की सरकार, उनकी मिलिट्री लगातार गजा में तबाही मचाकर इन लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। दावा है हमास के इस सीनियर मेंबर के मुताबिक इन लोगों की आजादी सिर्फ परमानेंट सीज फायर और कैदियों की अदला बदली की डील होने पर ही मुमकिन है। इसके साथ ही गजा का तबाह हुआ हिस्सा जब तक दोबारा नहीं बनाया जाएगा, इजराइल की तरफ से इन लोगों को भी आजाद नहीं किया जाएगा। यह हमास के इस मेंबर की तरफ से अल अरेबिया अखबार को क्लियर किया गया है। हमास से ही जुड़ी हुई एक अगली खबर है। हमास ने ऑल फ्रंट वॉर का ऐलान किया है। उसने वेस्ट बैंक में बड़े हमले करने का सिग्नल दिया है। अल कस्साम ने भी सभी मोर्चों पर जंग तेज करने का हुक्म दे दिया है। गजा जंग के 200 दिन पूरे होने पर अल कस्साम ब्रिगेड के स्पोक्स पर्सन अबू उबैदा ने एक वीडियो बयान जारी करके जहां इजराइल को डराया तो वहीं ईरान, यमन और लेबनान की तारीफ भी की। उनके एक बहुत बड़े बयान का एक छोटा सा हिस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। अबू उबैदा ने कहा कि दुश्मन इजराइल की सरकार दुनिया को झूठ बोलकर यह यकीन दिलाना चाहती है कि उसने अल कस्साम ब्रिगेड को खत्म कर दिया है और बस रफा में ही अल कस्साम ब्रिगेड बाकी बची है। कब्जा करने वाली ताकतें दुनिया को यह यकीन दिलाने की, धोखा देने की कोशिशें कर रही हैं कि उन्होंने प्रतिरोध के यानी रेजिस्टेंस के सभी गुटों को, सभी ब्रिगेड्स को खत्म कर दिया है, लेकिन ये एक बड़ा और कोरा झूठ है। इसमें सच जैसा कुछ नहीं। अबू उबैदा कहते हैं कि 200 दिनों के दौरान दुश्मन सिर्फ जेनोसाइड, तबाही और कत्ल ही कर पाया है। कथित जीत की तलाश में वो जहां जहां जीत ढूंढेगा वहां अपने फौजियों का खून बहता हुआ पाएगा। जब तक हमारी जमीन के हर इंच पर दुश्मन की मौजूदगी बनी रहेगी या किसी भी एक इंच पर दुश्मन मौजूद रहेगा गजा में, तब तक नई स्ट्रेटजी अपनाते हुए दुश्मन के खिलाफ हमारे हमले और जंग जारी रहेगी। अपनी जीत को राफा में खोजने और वहां एंट्री कर अल कस्साम ब्रिगेड को तबाह करने की इजराइल की कोशिशें सिर्फ जीत महसूस करने की एक हवाई कोशिश है। ये जो बयान पढ़ रहा हूं, ये मिलिट्री स्पोक्स पर्सन हैं अल कस्साम ब्रिगेड के, अबू उबैदा, उनका बयान है। और अल कस्साम आप सब जानते हैं हमास का मिलिट्री विंग है। अबू उबैदा ने आगे कहा कि अल अक्सा फ्लड का एक मकसद फलस्तीनी मुद्दे को अलग थलग करने की कोशिशों के खिलाफ हमारे लोगों और वर्गों को एकजुट करना है। हम अल अक्सा फ्लड में शामिल होने वाले, अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर ईरान, हूती सबका जिक्र आ रहा है। हम अल अक्सा फ्लड में शामिल होने वाले हर मिलिट्री और पॉपुलर एफर्ट की तारीफ करते हैं, खासकर लेबनान, यमन और इराक के लड़ाकों की तारीफ करते हैं। रेजिस्टेंस में सबसे आगे वेस्ट बैंक है और हम अपने आज़ाद वेस्ट बैंक के हर एक इंच को सलाम करते हैं। आपको पता होगा गजा में एक अलग हुकूमत चलती है जो हमास के पास है। वेस्ट बैंक जो है फ़लस्तीन का, वहाँ पर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की हुकूमत चलती है, फतह पार्टी की। खैर, अबू उबैदा ने इसके बाद ईरान के इजराइल पर हमले का जिक्र भी किया और ये जिक्र करते हुए अबू उबैदा ने कहा कि ईरान के भारी भरकम रिएक्शन ने रीजन में नए रूल्स सेट कर दिए हैं और इजराइल की तमाम कैलकुलेशंस को गड़बड़ कर दिया है। यानी यहाँ पर अबू उबैदा ये बता रहे हैं कि इजराइल के ऊपर ईरान का हमला बहुत भारी रहा और अब इजराइल का भोकाल मिट्टी में मिल चुका है। बढ़ते आगे, हमास के मीडिया स्पोक्स पर्सन ने ऐलान किया है कि हमास के लीडर कतर छोड़कर दूसरी जगह, दूसरे मुल्क नहीं जाएंगे। सऊदी न्यूज़ चैनल अल अरेबिया ने आज वालिद किलानी के हवाले से कहा कि हमास के नेता अभी भी दोहा में मौजूद हैं और उन्होंने ये अरब देश यानी कतर छोड़ने का भी कोई प्लान बनाया नहीं है। दरअसल आपको पता है कि अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कुछ दिन पहले ये दावा किया था कि हमास ने अपने पॉलिटिकल ब्यूरो को दोहा से ट्रांसफ़र करने के लिए मिडिल ईस्ट में कम से कम 2 मुल्कों के साथ बातचीत की और ऐसा तब हुआ था जब कतर की हुकूमत इस एक्शन में आ गई थी कि हमास अब उनके मुल्क में नहीं रहेगा। ये द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा। भारत के भी मीडिया ने बड़ा चढ़ाकर खूब इस पर छापा, लेकिन हमास की तरफ से स्टेटमेंट आ गया है, कतर छोड़कर नहीं जा रहे। बात अब ईरान की।
बात खामनेई साहब की। सैयद अली खामनेई ने अमेरिका समेत उन तमाम मुल्कों को खरी खरी सुनाई है जो ईरान पर सैंक्शंस लगाते हैं, बैन लगाते हैं, पाबंदियां लगाते हैं। इस्लामिक रेवोल्यूशन ऑफ ईरान के सुप्रीम कमांडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई का कहना है कि ईरान घमंड में डूबी ताकतों की तरफ से लगाई गई पाबंदियों यानी सैंक्शंस के आगे कभी नहीं झुकेगा, अपना काम करता रहेगा, मजबूती से बढ़ता रहेगा, खुद को मजबूत करता रहेगा और जिनकी मदद करनी है करेंगे। आयतुल्लाह खामनेई ने आज बुध के रोज ईरानी कामगारों के एक ग्रुप के साथ बैठक की और उसी दौरान ये तमाम अहम बातें की हैं। ईरान पर दबाव बनाने के लिए पाबंदियों का सहारा लेने वाली ताकतों के खिलाफ खामनेई जमकर बरसे। सुप्रीम लीडर ने कहा कि अजीम इस्लामी हुकूमत ईरान कभी भी ऐसी बदमाशियों के आगे नहीं झुकेगा और अपने मकसद की राह पर आगे बढ़ता रहेगा। तो ये थी आज की कुछ अहम खबरें जिससे रूबरू करवाना मुझे लगा कि बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ दुनिया भर की खबरें का आज का जो एपिसोड है वो आपको पसंद आया होगा। आज़ाद बोल इंडिया को सपोर्ट करने के लिए QR कोड है। उम्मीद करता हूँ कि खबरों का ये सफ़र और आज़ाद बोल इंडिया की कोशिशें आपको पसंद आ रही होंगी और आप हमें इसके लिए सपोर्ट भी करेंगे, क्योंकि अगर आप एक इंडिपेंडेंट और ट्रांसपेरेंट जर्नलिज्म देखना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कुछ लोगों को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत हमेशा होती है। शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।